गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। तो सैटरडे संडे 2 डेज़ का आपको टाइम मिल गया रिवाइज करने के लिए कोर्स को। तो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर दिया था रिवाइज करने के लिए, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। यस किया रिवाइज? Yes, sir. चैप्टर रिवाइज किया? सर क्वेश्चन सॉल्व करे थे। क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब इस वीकेंड का भी ले लो होमवर्क अभी से ही। आपको एनपीओ रिवाइज करना है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब जो कमिंग सैटरडे एंड संडे आएगा 2 डेज़ का आपको टाइम मिलेगा। सैटरडे को आप कॉन्सेप्ट पढ़ोगे एनपीओ के, और संडे को बैठ के उसके क्वेश्चंस करके देखोगे कि आपसे वो क्वेश्चंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे। इन 2 चैप्टर्स में जो भी आपको डाउट्स रेज हो रहे हैं, अगेन अगर कोई क्वेरीज आ रही हैं तो डिस्कस करो वो क्लास में मेरे साथ। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ गुडविल, ये कंप्लीट कर लिया था हमने। यस सर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओरिजिन ऑफ गुडविल और फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। ये मैंने आपको होमवर्क में दिया था। बोलो इस टॉपिक में किस पॉइंट में प्रॉब्लम है? सर 6.2। 6 पॉइंट के अलावा कोई ऐसा भी बच्चा है क्या जिसने ये होमवर्क किया ही नहीं? थर्ड वाले में मैंने पूछा कोई ऐसा भी बच्चा है जिसने होमवर्क इग्नोर कर दिया और किया ही नहीं होमवर्क? नो सर। थर्ड पॉइंट है द लॉन्गेटिविटी ऑफ द बिजनेस। बेटा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जितने लॉन्ग टाइम तक चलेगा उसकी वैल्यू, उसकी गुडविल की वैल्यू उतनी ही बेटर होने के चांसेस रहेंगे। कोई भी नया बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जब हम किसी नए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन करते हैं तो एक कस्टमर बेस बनाने में, बिजनेस को सेटअप प्रॉपरली करने में टाइम लगता है। इट विल टेक सम टाइम यानी सम ईयर्स हमें लगते हैं प्रॉपरली एस्टेब्लिश होने में। तो जैसे जैसे हम मार्केट में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, जितना लॉन्ग टाइम तक हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चलता है, हमारा उतना ही बेटर कस्टमर बेस बनता है, उतना ही बेटर हमारा कस्टमर बेस बनता है, उतना ही हम मार्केट में एरिया कवर अप करते हैं, उतने ही बेटर वे में हम न्यू टेक्नोलॉजीज़ को एक्सेप्ट करके, न्यू टेक्नोलॉजीज जो मार्केट में आ रही हैं उनको अडॉप्ट करके अपने कस्टमर्स को बेटर सर्विसेज प्रोवाइड कर पाते हैं। तो लॉन्ग टर्म के अंदर बिजनेस के अंदर प्रॉफिट्स होने की पॉसिबिलिटीज ज़्यादा होती हैं। सो इफ़ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग फॉर द लास्ट 10 ईयर्स, अगर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लास्ट 10 ईयर्स या 15 ईयर्स या मोर देन 20 और 50 ईयर्स से चला आ रहा है, तो डेफिनेटली वी कैन से दैट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज अर्निंग बेटर प्रॉफिट्स इन कंपैरिजन टू द न्यू एंट्रेंट्स। यानी मार्केट में जो नए कॉम्पिटिटर्स आए हैं, जो अभी जिनका फॉर्मेशन हुआ है जिन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, उन ऑर्गेनाइजेशन के कंपैरिजन में हमारी क्या होगी मार्केट के अंदर? बोलो गुडविल होगी। बोलो क्लियर है ये पॉइंट? यस सर। नाउ पॉइंट नंबर 6 है मोनोपोलिस्टिक एंड अदर राइट्स। बेटा मोनोपोली तो पहले ही आपने पढ़ा होगा। मोनोपोली का मतलब है कि उस सेक्टर के अंदर, जिस सेक्टर में आप बिजनेस कर रहे हो, उस सेक्टर के अंदर केवल आप ही सब कुछ हो। आपके कंपैरिजन में, आपके सामने अपोजिशन में कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है। उन प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को केवल आप ही प्रोड्यूस कर रहे हो। अगर आप गुड्स सेल कर रहे हो तो वो गुड्स आपके अलावा मार्केट में और कोई सेल आउट नहीं करता। और अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो तो यू आर द वन एंड ओनली सर्विस प्रोवाइडर इन द मार्केट, इन दैट सेगमेंट। तो मोनोपोलिस्टिक अगर राइट्स हैं तो नो डाउट यू आर अर्निंग अ वेरी हैंडसम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम योर कस्टमर्स, क्योंकि उसके अलावा और कोई वो सर्विसेज प्रोवाइड ही नहीं कर रहा। तो इस केस में हमारे ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल बहुत अच्छी होगी, नो डाउट, क्योंकि कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है, कस्टमर के पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि और कोई वो गुड्स प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा। तो नो डाउट हम बहुत हैंडसम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जनरेट कर रहे होंगे और हमारी ब्रांड इमेज मार्केट में बहुत अच्छी होगी। तो अगर आपके पास मोनोपोलिस्टिक राइट्स हैं या अदर राइट्स हैं, अदर राइट्स लाइक पेटेंट्स हैं आपके पास, ट्रेडमार्क्स हैं आपके पास, कॉपी राइट्स हैं, या गवर्नमेंट से आपको कंसेशंस मिले हुए हैं, तो हम हैंडसम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जनरेट कर रहे होंगे। नो डाउट हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल बेटर होगी।
बोलो क्लियर है? Yes, sir. और बोलो, और कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया? Sir, 10 point. पॉइंट नंबर 10th, कैपिटल रिक्वायर्ड। देखो इसको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। एक है एक्स एंड कंपनी और एक है वाई एंड कंपनी, दोनों सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्नड इन 2020-21, एक्स एंड कंपनी ने भी 1 लाख रुपीस का प्रॉफिट जनरेट किया और वाई एंड कंपनी ने भी 1 लाख रुपीस का प्रॉफिट जनरेट किया। अब आप कहोगे कि सर दोनों ऑर्गेनाइजेशन की, दोनों पार्टनरशिप फर्म्स की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है दोनों की सेम है, दोनों ने 1-1 लाख रुपए ही तो प्रॉफिट जनरेट किया है। लेकिन मैं कहता हूं कि एक्स एंड कंपनी का जो कैपिटल एम्प्लॉयड था, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब होता है कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये था 5 लाख रुपीस। इन्होंने 5 लाख रुपए के ऊपर 1 लाख रुपए कमाया था और वाई एंड कंपनी ने 10 लाख रुपीस के ऊपर 1 लाख रुपीस जनरेट किए। अब बोलो कौन सी बेटर है? एक्स एंड कंपनी बेटर है। क्यों? क्योंकि ये 20% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कमा रही है, जबकि ये केवल 10% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। यानी एक्स एंड कंपनी 1 लाख रुपीस कमाने के लिए उसको केवल 5 लाख रुपए की कैपिटल की जरूरत पड़ी, जबकि वहीं वाई एंड कंपनी को 1 लाख रुपए कमाने के लिए 10 लाख रुपए की कैपिटल की जरूरत पड़ी। तो मिनिमम कैपिटल से अगर आप मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो, इट मींस यू आर हैविंग अ वेरी हैंडसम वैल्यू ऑफ गुडविल इन द मार्केट। बोलो क्लियर है? Yes. Yes, sir. बोलो इसके अलावा और कोई पॉइंट? ऐसे छोटे छोटे होमवर्क में देता रहूंगा, जहां मेरे को लगेगा कि यहाँ पर डिस्कशन का कोई सेंस नहीं बनता, बच्चे खुद कर सकते हैं, ऐसे होमवर्क में दूंगा आपको आने वाले टाइम में भी। Sir, 11th का third. 11th का थर्ड, स्टेबल पॉलिटिकल कंडीशंस। बेटा जब पॉलिटिकल कंडीशंस स्टेबल होती हैं, यानी जैसे अभी लास्ट 10 ईयर्स, लास्ट 8 ईयर से बीजेपी की गवर्नमेंट है, अगर ऐसा हो कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी जनता दल, कभी आप, तो फिर वहां पर जो पॉलिटिकल कंडीशंस जब चेंज होती हैं, जब सेंटर के अंदर या स्टेट के अंदर गवर्नमेंट चेंज होती है, तो हर गवर्नमेंट की अपनी डिफरेंट पॉलिसीज होती हैं। कुछ गवर्नमेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में पॉलिसीज बनाती हैं, तो हो सकता है जो नई गवर्नमेंट आएगी वो सेम इंडस्ट्री के लिए फेवरेबल कंडीशंस क्रिएट ना करें मार्केट में। तो अगर पॉलिटिकल कंडीशंस स्टेबल रहेंगी तो बिजनेस ग्रो करेगा, और अगर पॉलिटिकल कंडीशंस चेंज होती हैं तो बिजनेस डामाडोल चलेगा, यानी अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे बिजनेस के अंदर। क्लियर? Yes. और बोलो, और कोई पॉइंट? No, sir. उसके बाद मैंने आपको दिया था क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, ये पढ़ा, परचेज्ड गुडविल एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। Yes, sir. Yes, sir. इसमें कोई डाउट है? परचेज्ड गुडविल एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल के अंदर बोलो, जवाब दो बच्चों, ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर नहीं पढ़ा तो ये बोलो सर हमने नहीं पढ़ा। No, sir. नहीं पढ़ा? जी सर पढ़ लिया। नहीं, अभी एक बच्ची बोली थी ना, Yes, sir. पढ़ लिया? 1 मिनट। हाँ जी, ऐसा भी कोई बच्चा है क्या जिसने नहीं पढ़ा? No, sir. तो फिर मैं मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल स्टार्ट करूं? बोलो। Yes, sir. Yes. मैं परचेज्ड गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल के बारे में एक बार फिर आपको बता देता हूं। परचेज्ड गुडविल वो गुडविल है जब हम किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को परचेज करते हैं। जैसे एक बार आप बुक के थ्रू ही पढ़ लो तो तुम्हें बेटर में और समझा दूंगा, अगर कोई लाइन समझ में नहीं आई हो तुम लोगों को बुक में। मान लो हम हैं एक्स एंड कंपनी और हम अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंशन करना चाहते हैं। एक रनिंग पार्टनरशिप फर्म है वाई एंड कंपनी। इस पार्टनरशिप फर्म को हम परचेज कर रहे हैं। वी आर परचेजिंग वाई एंड कंपनी। हम कौन है? एक्स एंड कंपनी। एक्स एंड कंपनी वाई एंड कंपनी को परचेज कर रही है। तो देखो परचेज कंसिडरेशन, यानी वाई एंड कंपनी को हम किस वैल्यू पे परचेज कर रहे हैं उसको बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन।
मान लो परचेज कंसिडरेशन डिसाइड हुआ 20 लाख रुपीज, कितना हुआ 20 लाख रुपीज परचेज कंसिडरेशन डिसाइड हुआ, यानी एक्सन कंपनी वाई एन कंपनी के पार्टनर्स को 20 लाख रुपीज का पेमेंट करेगी और फिर वाई एन कंपनी का पूरा सेटअप एक्सन कंपनी के पास आ जाएगा। सेटअप मतलब उसकी सारी असेट्स और जो जो लाइबिलिटीज आपने सिलेक्ट करके अपने ऊपर ले लिए, टेक ओवर कर ली हैं, वो लाइबिलिटीज। अब मान लो एक्सन वाई एन कंपनी की भी तो अपनी असेट्स और लाइबिलिटीज होंगी, तो जो टोटल ऑफ असेट्स है, टोटल ऑफ असेट्स रहने देते हैं, मैं बात करता हूं नेट असेट्स की। वाई एन कंपनी की जो नेट असेट्स है, नेट असेट्स का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय नेट असेट्स? नेटवर्थ, नेट असेट्स, Capital. कैपिटल, कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस ऑफ वाई एन कंपनी, उसको बोलते हैं नेट असेट्स। तो नेट असेट्स के अंदर क्या हम फिक्टिटियस असेट्स को भी काउंट करेंगे क्या? नहीं सर, फिक्टिटियस असेट्स की तो कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि फ्यूचर में उससे कोई बेनिफिट्स हमें रियलाइज नहीं होते। तो नेट असेट्स क्या होंगी? टोटल ऑफ असेट्स एक्सेप्ट फिक्टिटियस असेट्स एंड माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। जो भी आउटसाइड लायबिलिटीज है उनको माइनस कर दो, वो आ जाती है नेट असेट्स। मान लो वाई एन कंपनी की नेट असेट्स की वैल्यू है ओनली 18 लाख रुपीज। नेट असेट्स कितनी है? ओनली 18 लाख। हम दे रहे हैं 20 लाख रुपीज, जबकि नेट असेट्स हमें मिल रही है 18 लाख रुपीज। तो ये 2 लाख हम किस चीज के दे रहे हैं? वाई वी आर पेइंग ₹2 lakh in excess to the partners of YN कंपनी। ये 2 लाख रुपीज जो है दैट इज परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट असेट्स। ये जो एक्सेसिव अमाउंट है 2 लाख रुपीज, वो ही गुडविल है। वो हम YN कंपनी की गुडविल के लिए पेमेंट कर रहे हैं। तो सर गुडविल तो YN कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखी होगी ना असेट साइड में। बेटा अगर सेल्फ जनरेटेड गुडविल है या इनहेरेंट गुडविल है तो वो बुक्स में थोड़ी ना लिखेंगे हम। उसके लिए हमने कोई मनी या मनीज वर्थ का पेमेंट थोड़ी ना किया है। बात आ रही है समझ में या नहीं आ रही? यस सर, आ रही। अगर वाईएन कंपनी ने भी पास्ट में किसी ऑर्गेनाइजेशन को टेक ओवर किया होता और एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन वाईएन कंपनी ने गुडविल के लिए पेमेंट किया होता तो वो परचेज्ड गुडविल वाईएन कंपनी की बुक्स में आ रही होती। लेकिन अगर वाईएन कंपनी ने कोई बिजनेस टेक ओवर नहीं किया है, वाईएन कंपनी लास्ट 15 to 20 ईयर से काम कर रही है और उसकी मार्केट में गुडविल है, तो वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल या इनहेरेंट गुडविल है विच वी कैन नॉट रिकॉर्ड इन आर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जिसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे रिकॉर्ड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसके लिए हमने कोई मनी या मनीज वर्थ का पेमेंट नहीं किया। जिस चीज के लिए हमने कोई पेमेंट ही नहीं किया उसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू आप कैसे डिसाइड कर सकते हो? इट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए हर वैल्यूअर के डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यूज होते हैं। वो डिफरेंट पॉइंट्स को कंसिडर करके गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करके देगा। सर गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट कौन करते हैं? एक्चुअरीज होते हैं, एक्चुअरीज कैलकुलेट करके देते हैं, या फिर हमारे लीगल वैल्यूअर्स होते हैं मार्केट के अंदर, उनको आप अपॉइंट करके बिजनेस की गुडविल कैलकुलेट करा सकते हो। तो यहाँ पर ये बात समझ में आई कि 20 लाख माइनस 18 लाख इज इक्वल टू 2 लाख, दैट इज द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ वाईएन कंपनी। तो जब एक्सन कंपनी वाईएन कंपनी को परचेज करेगी तो 2 लाख रुपीज अब एक्सन कंपनी अपनी बुक्स में गुडविल रिकॉर्ड करेगी। क्यों? क्योंकि ये है गुडविल परचेज्ड। बोलो समझ में आ गई इतनी बात? यस। तो क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल देखो, गुडविल कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, परचेज्ड गुडविल एंड सेल्फ जनरेटेड और इनहेरेंट गुडविल। Purchase goodwill is the goodwill which is acquired by making a payment. For example, when a business is purchased, the excess of purchase consideration over its net assets, that is assets minus liabilities, is referred to as purchase consideration. लेकिन ध्यान रखना, net assets कैलकुलेट करते समय total of assets में अगर कोई fictitious या nominal assets included है तो उसको हम consider नहीं करेंगे। सर नॉमिनल असेट्स या फिक्टिटियस असेट्स में कौन कौन सी असेट्स आएंगी? अगर कोई डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, कोई एक्यूमुलेटेड लॉसेस पड़े हैं आपके असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट में, अगर कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर स्टैंड कर रहे हैं आपके बैलेंस शीट में असेट साइड में, तो ऐसे आइटम्स को आप नेट असेट्स कैलकुलेट करते टाइम टोटल ऑफ असेट्स में से माइनस करोगे पहले, और फिर माइनस करोगे आउटसाइड लायबिलिटीज, तो आ जाएंगी आपकी नेट असेट्स और नेटवर्थ। The following are the important features of purchase goodwill. It arises on the purchase of a business. Business के purchase पे arise होती है. It is recorded in the books of accounts because consideration is paid for it. It is shown in the balance sheet as an asset and it is amortized over its useful economic life.
देखो गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट, तो कोई टेंजिबल असेट तो है नहीं जिसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन लगाओगे। तो गुडविल ओवर इट्स यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ, गुडविल की वैल्यू में भी कमी आती है, लेकिन उस कमी को हम ये नहीं बोलते डेप्रिसिएट होगी, हम बोलते हैं गुडविल अमोर्टाइज हो गई। ठीक है ना। तो जो परचेज्ड गुडविल है जिसके लिए आपने कोई मॉनेटरी वैल्यू पे की है, वो ओवर इट्स यूजफुल लाइफ क्या होगी, अमोर्टाइज होगी, नॉट डेप्रिसिएटेड। ऐसे आप नहीं लिखोगे कि गुडविल विल बी डेप्रिसिएटेड ओवर इट्स यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ, ऐसे नहीं लिखोगे। ठीक है, ध्यान रखोगे इस चीज का। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट है आपका सेल्फ जनरेटेड गुडविल और इनहेरेंट गुडविल। तो इट इज internally generated goodwill which arises from a number of characteristics or attributes which an ongoing business possesses। एक रनिंग बिजनेस ऐसे फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स पोजेस करता है, ऐसे एट्रीब्यूट्स पोजेस करता है जिसकी वजह से इंटरनली गुडविल जनरेट होती है। सर ऐसे फीचर्स क्या होते हैं, आप ऑनेस्ट वे में मार्केट में काम कर रहे हो, आप अपने कस्टमर्स के साथ लॉयल हो, आप बेटर क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हो, आप ड्यूरेबल गुड्स प्रोवाइड कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप बोलते हो कि ये ड्यूरेबल गुड्स हैं और बाद में वो गुड्स बहुत जल्दी खराब हो जाएं, ऐसा नहीं होगा। आप बेटर क्वालिटी के और ड्यूरेबल गुड्स प्रोवाइड कर रहे हो, उसके बाद एक बार प्रोडक्ट को सेल करने के बाद आप बेटर आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो कस्टमर को, बेटर आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। जैसे मारुति कंपनी क्यों फेमस है, क्योंकि मारुति की आफ्टर सेल सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, इसलिए लोग मारुति की कार्स को प्रीफर करते हैं। और मारुति के बाद में जो मेंटेनेंस एक्सपेंसेस हैं मारुति कार्स के अंदर वो कम है इन कंपैरिजन टू द अदर कार्स। जैसे होंडा कंपनी है, उसकी आफ्टर सेल सर्विसेज तो अच्छी हैं, लेकिन रिपेयर एंड मेंटेनेंस की चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं होंडा कार्स के अंदर, इसलिए होंडा कार्स लोग लेना कम पसंद करते हैं। मिडिल क्लास तो कम ही लेता है, मिडिल क्लास तो ज़्यादातर कौन सी लेता है, मारुति की कार्स परचेज करता है, क्योंकि रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस चार्जेस एक्सपेंसेस जो हैं वो बहुत कम है वहाँ पर। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। Yes, sir. The following are the important features of self-generated goodwill. It is internally generated over a long period of time. ऐसा नहीं है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपने आज स्टार्ट किया और 2 साल में आपकी गुडविल क्रिएट हो गई। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक आपको कंटिन्यूसली क्वालिटी प्रोडक्ट्स, क्वालिटी सर्विसेज, ठीक है ना, कस्टमर्स को सेटिस्फाइड करके रखना पड़ेगा ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तब ये होगा कि जो आपके ओल्ड कस्टमर्स हैं वो आपके साथ ही बने रहेंगे एंड एट द सेम टाइम न्यू कस्टमर्स आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, यानी हमारे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की तरफ अट्रैक्ट होंगे। A true cost cannot be placed on this type of goodwill. Its valuation depends on the subjective judgment of the valuer. Valuer किन पॉइंट्स को कंसिडर कर रहा है, उसके सब्जेक्टिव जो जजमेंट होंगे वैल्यूअर के, यानी वो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के किन किन फीचर्स को कंसिडर कर रहा है while valuing the value of the goodwill of our business organization। इसलिए डिफरेंट वैल्यूअर्स डिफरेंट वैल्यू कैलकुलेट करके देते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक सही वैल्यूएशन सेल्फ जनरेटेड गुडविल का नियर अबाउट इम्पॉसिबल होता है या डिफिकल्ट होता है टू कैलकुलेट। बोलो क्लियर। Yes, sir. एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है इंटेंजिबल असेट, और हमारे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में है ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38। इंटेंजिबल असेट इसका नाम है। It is not recorded in the books of accounts because consideration in money or money's worth has not been paid for it। क्योंकि सेल्फ जनरेटेड गुडविल के लिए हमने किसी वैल्यू का पेमेंट नहीं किया है, हमने कोई मनी या मनीज वर्थ का पेमेंट नहीं किया है। दैट इज वाई सेल्फ जनरेटेड गुडविल कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बोलो क्लियर है। Yes, sir. अब बात यह आती है कि गुडविल के वैल्यूएशन की नीड कब रेज होती है, कि गुडविल का वैल्यूएशन हमें किन किन पॉइंट्स पे करना पड़ेगा। एट व्हाट पॉइंट्स इट इज रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो व्हेन देयर इज अ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, यानी अगर पार्टनर्स के बीच में रिलेशंस चेंज होते हैं और वो रिलेशंस चेंज होने की वजह से कोई पार्टनर गेन कर रहा है और कोई पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम we are required to calculate the value of the goodwill of the business organization।
बोलो बात समझ में आ रही है? क्योंकि Yes. ये वैल्यूएशन क्यों करेंगे? क्योंकि गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ गुडविल का क्या देगा? कॉम्पनसेशन पे करेगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो फर्स्ट पॉइंट है नीड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का, when there is a change in the profit sharing ratio among the existing partners. In such a case, in order to make the payment of compensation by the gaining partner to the sacrificing partner of the proportionate amount of goodwill, it will be required first to calculate the value of goodwill of the partnership firm on that date, जिस डेट के ऊपर PSR आपने चेंज किए हैं। सेकेंड पॉइंट है when a new partner is admitted to the पार्टनरशिप फर्म, अगर कोई नया पार्टनर फर्म के अंदर एडमिट हो रहा है तो क्या होगा? जो न्यू पार्टनर है वो तो गेनिंग पार्टनर होगा, नो डाउट, और एग्जिस्टिंग पार्टनर में से किसी पार्टनर्स ने, किसी एक पार्टनर ने या एक से ज़्यादा पार्टनर ने उस गेनिंग पार्टनर के फेवर में अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कुछ पार्ट क्या किया होगा? सेक्रीफाइस किया होगा, सरेंडर किया होगा। तो Yes, sir. न्यू पार्टनर विल कॉम्पनसेट टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर विद द प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ गुडविल। क्लियर? थर्ड पॉइंट है at the time of retirement of an existing partner या if an existing partner is died, अगर कोई पार्टनर एग्जिस्टिंग पार्टनर फर्म से रिटायर हो जाता है तो वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर बनेगा, वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो सरेंडर करके जाएगा एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के फेवर में या कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स के फेवर में। Yes. और अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, सर एग्जांपल के थ्रू समझाओ, समझ में नहीं आ रही बातें। मान लो 3 पार्टनर हैं XYZ, इनमें से Z या तो फर्म से रिटायर होके जा रहा है या Z की डेथ हो गई। मान लो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2:1। अब 1/6 शेयर है इसका। अगर ये रिटायर होके जा रहा है या अगर Z की डेथ हो गई तो ये जो 1/6 शेयर है ये जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स हैं इनके फेवर में सरेंडर करेगा। तो Z विल बिकम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, Z तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बन जाएगा Yes, sir. और X एंड Y ये क्या बन जाएंगे? गेनिंग पार्टनर्स। Yes, sir. तो गेनिंग पार्टनर्स विल कॉम्पनसेट टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर विद द प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ गुडविल। तो जिस डेट के ऊपर अगर Z की डेथ होती है या जिस डेट के ऊपर Z रिटायर होके जाता है, या तो रिटायर हो रहा है या तो रिटायर हो रहा है या उसकी डेथ हो रही है, तो उस डेट के ऊपर आप क्या करोगे? फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन करोगे। बोलो बात आ रही समझ में? Yes. नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन द फर्म इज सोल्ड। अगर हम अपनी फर्म को सेल आउट ही कर रहे हैं तो भाई जो परचेजर पार्टी है और हमारे बीच में किसी प्राइस के ऊपर तो एग्रीमेंट होगा। हम कहते हैं भाई 20 लाख में हम बिजनेस को सेल आउट करने के लिए तैयार हैं, तो जो बायर है वो कुछ बार्गेनिंग करेगा, नहीं सर 19 लाख में फाइनल करो, तो किसी प्राइस पे तो आगे एग्री होंगे। तो हम ये भी तो देखेंगे कि जितने सालों से हम पिछले 10 या 15 साल से काम करते आ रहे हैं तो हमारी फर्म की गुडविल की कोई वैल्यू भी तो होगी। तो हम किसी वैल्यूअर को अपॉइंट करा के गुडविल का वैल्यूएशन करवाते हैं। तो एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ पार्टनरशिप फर्म भी गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। बोलो क्लियर है? Yes, sir. क्योंकि लास्ट 15 to 20 ईयर से हम बिजनेस करते आ रहे हैं, तो हमारी मार्केट में ब्रांड इमेज की, हमारी जो ब्रांड इमेज है मार्केट में उसकी वैल्यू क्या है, हमें अपनी गुडविल की करेक्ट वैल्यू भी तो मिलनी चाहिए बायर से। ऐसा थोड़ी ना होगा कि हम केवल टेंजिबल असेट्स का ही अमाउंट लेके, जो हमारी नेट असेट्स है यानी टोटल ऑफ असेट्स माइनस फिक्टिटियस असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, दैट्स ऑल, वो अमाउंट ले लेंगे। नो, अगर हमारे पास सेल्फ जनरेटेड गुडविल है तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल का फिर हमें क्या कराना पड़ेगा? वैल्यूएशन कराना पड़ेगा। सेल्फ जनरेटेड गुडविल का वैल्यूएशन इम्पॉसिबल नहीं है लेकिन डिफिकल्ट है। डिफरेंट वैल्यूअर डिफरेंट वैल्यू कैलकुलेट करके देंगे। जो वैल्यूअर आपको जस्टिफाइएबल लगता है कि हाँ ये करेक्ट वैल्यू, नियर अबाउट एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करके दे देगा, उस वैल्यूअर को आप अपॉइंट कर लो, सिंपल सी बात है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते इन केस ऑफ सेल्फ जनरेटेड गुडविल इट इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल, कि भाई हमारी गुडविल की वैल्यू 5 लाख ही है, तो एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते इन केस ऑफ सेल्फ जनरेटेड गुडविल। बोलो क्लियर? Yes.
Yes, sir. फिफ्थ पॉइंट है व्हेन द टू और मोर पार्टनरशिप फर्म्स आर अमालगमेटेड, व्हेन द फर्म इज अमालगमेटेड विद अनदर फर्म, तो उस केस के अंदर भी हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। बोलो क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब हमारे पास 15 मिनट्स अवेलेबल हैं और हम चालू कर सकते हैं इजीली मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। कि गुडविल का वैल्यूएशन, अब हमारे पास सिचुएशंस आएंगी, जैसे हमारा करंट चैप्टर चल रहा है चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, तो इस केस में गुडविल का वैल्यूएशन होता है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, वहाँ भी गुडविल का वैल्यूएशन होगा। और नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर है हमारा रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, तो उन दोनों केस में भी गुडविल का वैल्यूएशन होगा। इन चारों केस के अंदर जो हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड हैं, गुडविल का वैल्यूएशन हम 3 मेथड से पढ़ेंगे। वैसे तो और भी मेथड्स हैं गुडविल के वैल्यूएशन के, लेकिन हमारे सिलेबस में केवल 3 मेथड हैं। फर्स्ट मेथड इज एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड। सेकंड इज सुपर प्रॉफिट मेथड। अब जो बच्चे ये क्लास नहीं ले रहे ना, परेशानी आएगी उनको। एंड थर्ड इज कैपिटलाइजेशन मेथड। थर्ड इज कैपिटलाइजेशन मेथड। 3 मेथड आपके सिलेबस में है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। एक बात मैं क्लियर कर दूं, किसी भी एक क्लास को स्किप करना आपके लिए भारी पड़ने वाला है। अब जो टॉपिक्स स्टार्ट हुए हैं ना पार्टनरशिप के अंदर, वैसे तो लास्ट चैप्टर में मैंने बोल दिया था जब फंडामेंटल्स पढ़ाए थे कि अगर आप आईओडी नहीं पढ़े, अगर आपने आईओसी नहीं पढ़ा, अगर आपने इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म नहीं पढ़ा, अगर आपने रेंट पेबल टू अ पार्टनर नहीं पढ़ा, अगर आपने मैनेजर्स कमीशन नहीं पढ़ा और वो ही आपके फुल साइज क्वेश्चन में एक पॉइंट बन के आ गया, तो वो पॉइंट आपका पूरा क्वेश्चन होने नहीं देगा। इसलिए क्लासेस मिस मत करो, वो बेटर रहेगा। जो बच्चे स्किप कर रहे हैं, क्लास नहीं अटेंड कर रहे हैं, उनको अगर आप समझा सकते हो, क्योंकि मैं तो समझा के अब परेशान हो चुका हूँ, बात समझ में आ नहीं रही। और अब तो कुछ बच्चे बोल रहे थे सर हम यूट्यूब से पढ़ लेंगे, तो अब तो स्कूल ने वो भी कर दिया कि यूट्यूब के भी कुछ वीडियोस अपलोड। प्रियांशु ऐसे बोल रहा था टाइम जल्दी का है, तो जल्दी का है तो क्या हो गया, जल्दी का है तो क्या हो गया, जब स्कूल आ रहे ऐसे थे। बोल रहा था, सर पापा के साथ काम रहता है, मेरे को इसलिए नहीं दे रहा अभी। अच्छा भाई, पापा के साथ बिजनेस करने लग गया वो है। बेटा बात ये है, ये एक्सक्यूजेज हैं, ये चीज़ें एक्सक्यूजेज हैं, इनमें और कोई दम नहीं है। और एक्सक्यूजेज आप केवल खुद को दे रहे हो और किसी को नहीं दे रहे। अब तो स्कूल ने यूट्यूब के ऊपर भी कुछ वीडियोस अपलोड करने स्टार्ट कर दिए, सारे तो नहीं लेकिन कुछ तो हैं। तो अगर क्लास नहीं ले रहे तो कुछ बच्चे जो कहते हैं ना हम तो यूट्यूब से पढ़ लेंगे, तो स्कूल ने वो भी हेल्प कर दी कि यूट्यूब पे वीडियोस डालने स्टार्ट कर दिए। हालांकि सारे नहीं मिलेंगे सीरीज वाइज, वो तो आपको स्कूल ऐप के ऊपर ही मिलेंगे। लेकिन एक तो आप रिकॉर्डेड क्लास देखो, वहाँ आप मेरे साथ क्वेरी नहीं कर पाओगे। और यहाँ पर जब लाइव सेशन चल रहा है तो यहाँ पर जैसे चीज़ें मैं समझा रहा हूँ, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप इमीडिएटली अपनी क्वेरी रेज कर सकते हो, ये फैसिलिटी है आपके पास यहाँ पर। तो बेटा देख लो, भूमि भी इरेगुलर है और वही वजह है कि यूनिट टेस्ट में अच्छी परफॉर्मेंस निकल के नहीं आई, लास्ट मंथली टेस्ट से परफॉर्मेंस डाउन हो गई। तो अगर क्लास में नहीं आओगे तो परफॉर्मेंस डाउन होना श्योर ही है, सिंपल सी बात है वो तो देखो, methods of valuation of goodwill. It is very difficult to assess the value of goodwill as it is an intangible asset. In case of sale of a business, its value depends on the mutual agreement between the seller and the purchaser of the business. जैसे आप कोई आइटम अगर किसी ग्रोसरी शॉप से परचेज करने गए, आप बायर हो, वो सेलर है, तो आपके और सेलर के बीच में जो रेट डिसाइड होता है, जिस रेट पे आगे आप एग्री कर जाते हो। मान लो आप बिस्किट का पैकेट लेने गए हो और उसके ऊपर 15 एमआरपी है, एमआरपी 15 है, सेलर कहता है 13 रुपीज़ का है, आप कहते हो नहीं भैया 12 रुपये का हर जगह मिलता है, कहाँ आप 13 रुपये का दे रहे हो। तो किसी एक प्राइस पे तो आगे एग्रीमेंट होगा, या तो 12 रुपीज़ या 13 रुपीज़, किसी या तो आप 13 पे एग्री कर जाओगे या सेलर 12 रुपीज़ पे एग्री कर जाएगा, किसी एक प्राइस पे तो एग्रीमेंट होगा। तो
इन द सेम वे जब हम बिजनेस को सेल आउट करते हैं तो बायर और सेलर के बीच में एक रेट के ऊपर आके एग्रीमेंट होता है, एक रेट के ऊपर आके एग्रीमेंट होता है। अगर परचेज कंसिडरेशन नेट असेट से ज्यादा है, इट मींस यू आर मेकिंग द पेमेंट फॉर द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द बिजनेस। क्लियर है? Yes, sir. Yes. So in case of sale of a business, its value depends on the mutual agreement between the seller and the purchaser of the business. Usually there are three methods of valuing the goodwill. First है average profit method, second है super profit method और third है capitalization method. आज हम बात करते हैं average profit method की। Average profit method में क्या होगा? In this method, the good value of goodwill of our partnership firm will be calculated on the basis of average of the past some years. क्वेश्चन में आपको पास्ट 4 years के प्रॉफिट्स गिवन होंगे या पास्ट 5 years के प्रॉफिट्स गिवन होंगे, और फिर हमें वो क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन देगा कि ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज ऑफ लास्ट 4 years प्रॉफिट्स कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। आपको गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो सर एवरेज कैसे निकालेंगे? मान लो आपको 4 years के प्रॉफिट दे रखे हैं। फर्स्ट ईयर का दे रखा है 20,000, सेकंड ईयर का दे रखा है 30,000, थर्ड ईयर का दे रखा है 10,000 एंड फोर्थ ईयर का दे रखा है 20,000। टोटल प्रॉफिट ऐड कर लो, 30 + 20 50, 50 + 10 60 + 20 80,000। ये 4 साल के प्रॉफिट है। एवरेज प्रॉफिट निकालना है डिवाइडेड बाय 4, यानी 20,000 विल बिकम आवर एवरेज प्रॉफिट। अब इस एवरेज प्रॉफिट को क्वेश्चन में एक चीज आपको दी होगी, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। इस एवरेज प्रॉफिट को आप नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारी फर्म की गुडविल आ जाएगी, यानी वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। सर ये नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज क्या है और गुडविल हम यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? देखो बेटा, जब एक परचेजर किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को परचेज करता है तो वो क्या सोचेगा सबसे पहले कि फ्यूचर में उसको ऑन एन एवरेज बेसिस कितने प्रॉफिट होंगे पर एनम बेसिस पे, यानी ईयरली बेसिस पे ऑन एन एवरेज वो इस बिजनेस सेटअप से कितना कमाएगा। यस और नो? Yes, sir. कि ऑन एन एवरेज हर साल 50,000 कमाएगा या हर साल 60,000 रुपए कमाएगा या हर साल 1 लाख रुपीस कमाएगा ऑन एन एवरेज बेसिस। तो एवरेज किस बेसिस पे निकालेंगे भाई? पास्ट में उस बिजनेस ने जो परफॉर्म किया है उसका एवरेज निकालना जस्टिफाइएबल है या नहीं यहाँ पे? तो लास्ट 4 to 5 years का एक क्राइटेरिया बनाया जाता है। ज्यादा पुराने ईयर्स को नहीं लिया जाता, ज्यादा प्रीवियस ईयर्स को कंसिडर नहीं किया जाता कि लास्ट 20 years का एवरेज निकालो। क्यों? क्योंकि 20 साल पहले जो बिजनेस कंडीशंस थी वो डिफरेंट थी, अब बिजनेस कंडीशंस जो हैं वो डिफरेंट है। 20 साल पहले टेक्नोलॉजी डिफरेंट थी, आज डिफरेंट है। तो पास्ट 4 to 5 years या क्वेश्चन में जैसा भी बता रखा हो, क्वेश्चन में लास्ट 10 years का एवरेज देने के लिए कैलकुलेट करने के लिए बोला है, तो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं सर लास्ट 10 years का नहीं, ओनली 5 years का ही एवरेज निकालें। नो, क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शंस को हमें फॉलो करना होगा। तो एवरेज का तो समझ में आ गया कि एवरेज प्रॉफिट्स को हम कंसिडर क्यों करते हैं, ये बात तो समझ में आ गई। Yes, sir. अब बात आती है Yes, sir. कि सर ये नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज क्या है? नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज ये क्या चीज है सर? बेटा नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, मान लो यहां पर एवरेज प्रॉफिट आ गया था 20,000, तो वैल्यू ऑफ गुडविल, वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। मान लो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज दे रखे हैं 4 years, तो आपकी वैल्यू ऑफ गुडविल कितनी हो जाएगी? 80,000। अब ये जो 4 है नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, ये क्या है? इट इज द पीरियड, जो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज 4 years जो दे रखा है, इट इज द पीरियड फॉर विच द बेनिफिट ऑफ द एग्जिस्टिंग सेटअप ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विल बी अवेलेबल टू द बायर फॉर द नेक्स्ट 4 years। यानी एग्जिस्टिंग सेटअप, जिस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को आप टेक ओवर कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, उसका जो एग्जिस्टिंग सेटअप है, उसकी जो एग्जिस्टिंग ब्रांड इमेज है, उसका बेनिफिट आपको आने वाले कितने साल तक मिलने वाला है, ये वो पीरियड है कि एग्जिस्टिंग सेटअप में जो गुडविल है, जो गुडविल एग्जिस्ट करती है वहां पर, उस गुडविल के बेसिस पे हमें लास्ट 4 years तक बेनिफिट्स मिलेंगे। और सर उसके बाद बेनिफिट्स मिलने बंद हो जाएंगे?
तो बेटा आप टेक ओवर कर रहे हो, हम बिजनेस को टेक ओवर कर रहे हैं, तो हमारे भी तो एफर्ट्स होंगे ना। ऐसा थोड़ी ना है कि पास्ट में जो सेलर ने एफर्ट्स किए हैं उसी के बेसिस पे आप कमाओगे, हम भी तो एफर्ट्स करेंगे आगे। Yes, sir. और जो आपने पढ़ा था फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, मैंने आपको बताया था कि गुडविल की वैल्यू कॉन्स्टेंटली चेंज होती है। अगर बिजनेस के फेवर में चीजें जा रही हैं तो वैल्यू रेस करेगी गुडविल की, और बिजनेस के अगेंस्ट जा रही है जिससे बिजनेस के प्रॉफिट्स के ऊपर अपोजिट इफेक्ट पड़ रहा है, तो गुडविल की वैल्यू डाउन हो जाएगी इमीडिएटली। पढ़ी है चीजें? Yes, sir. तो बताओ नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज समझ में आ गया? Yes. और ये भी समझ में आया वाई एवरेज प्रॉफिट्स, वाई एवरेज प्रॉफिट्स, ये भी समझ में आ गया? एक बार दोबारा समझा दीजिए। क्या, कौन सा पॉइंट दोबारा समझाऊं? फिर एवरेज प्रॉफिट। बेटा एवरेज प्रॉफिट्स इसलिए लेते हैं, जैसे मान लो लास्ट 5 ईयर्स में या लास्ट 4 ईयर्स में हमने जो एग्जांपल लिया था, इस ईयर में हुए 20,000 के प्रॉफिट, इसमें हुए 30,000, इसमें हुए 10,000, इसमें हुए 20,000। तो जो बायर है एट द टाइम ऑफ परचेजिंग अ बिजनेस सेटअप, उसकी एक्सपेक्टेशंस होती है जानना कि फ्यूचर में ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे परफॉर्म करेगा। तो उसके लिए उसके पास एक ही क्राइटेरिया होता है कि लास्ट 4 to 5 ईयर्स या वट एवर नंबर ऑफ ईयर्स इज गिवन इन द क्वेश्चन, उनके बेसिस पे वो ये देखे कि लास्ट 4 to 5 ईयर्स में ऑर्गेनाइजेशन ने कैसा परफॉर्म किया है, बजाय केवल लास्ट ईयर के प्रॉफिट को कंसिडर करने के कि लास्ट ईयर में 20,000 का प्रॉफिट हुआ था। आप लास्ट 4 to 5 ईयर्स का परफॉर्मेंस देखो और उसका एवरेज कैलकुलेट करो, तो एक जेन्युइन इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल मैं दे सकता हूँ आपको यहाँ पर, अभी कोविड की सिचुएशन से हम उबर रहे हैं धीरे धीरे। Yes, sir. अगर कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सेल आउट करने की सोच रहा है, तो लास्ट 1.5 ईयर में उसने कुछ प्रॉफिट्स कमाए होंगे क्या? सर कोविड सिचुएशन में तो ऐसे बहुत कम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कुछ कमाया होगा। तो ऐसे तो फिर आप कहोगे कि लास्ट 1.5 ईयर में उसने कुछ भी नहीं कमाया, तो उस ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल की कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि लास्ट 1.5 ईयर में तो उसने कुछ कमाया ही नहीं। लेकिन कोविड से पहले वो बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छे हैंडसम प्रॉफिट जनरेट कर रहा था। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को जब आप सेल करने जा रहे हो, तो परचेजर कहे कि मैं तो केवल लास्ट ईयर के परफॉर्मेंस की बेसिस पे गुडविल कैलकुलेट करूंगा, तो सेलर क्या कहेगा कि भाई केवल लास्ट ईयर क्यों, आप एवरेज निकालो ना पास्ट 5 ईयर्स का या 7 ईयर्स का, मैं तो उसके बेसिस पे गुडविल कैलकुलेट करूंगा। अब सेलर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट करेगा, बायर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट करेगा, जिस वैल्यू के ऊपर आके वो एग्री कर जाएंगे, सेलर सेल करने के लिए रेडी होगा और बायर परचेज करने के लिए एक पर्टिकुलर वैल्यू पे तो आके डिसाइड करेंगे ना, हाँ इस वैल्यू के ऊपर मैं परचेज करने के लिए रेडी हूँ या इस वैल्यू के ऊपर मैं सेल करने के लिए रेडी हूँ। तो जो वैल्यू वो डिसाइड करते हैं, जिस वैल्यू के ऊपर एग्रीमेंट होता है, अगर वहां पर जो परचेज कंसिडरेशन डिसाइड हुआ, परचेज कंसिडरेशन इज ग्रेटर देन नेट असेट्स, इफ द परचेज कंसिडरेशन इज ग्रेटर देन नेट असेट्स, तो जितना ज्यादा एक्सेसिव होगा वो क्या होगा, वैल्यू ऑफ गुडविल। बोलो समझ में आ रही बात? Yes. लेकिन ये एवरेज प्रॉफिट मेथड नहीं है, ये तो मैं बता रहा हूं कि जब बिजनेस परचेज किया जाता है तो गुडविल की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है। एवरेज प्रॉफिट मेथड तो ये है कि पास्ट 4 to 5 ईयर्स के जो प्रॉफिट्स या लॉसेस होते हैं उनकी एवरेजिंग करके एवरेज प्रॉफिट्स कैलकुलेट किए जाते हैं, और उस एवरेज प्रॉफिट को फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं विद द नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। जैसे ही आप नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करोगे, जो रिजल्टेंट फिगर होगा दैट विल बी नोन एज वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। बोलो क्लियर? Yes, sir. अच्छा, इस मेथड में मुझे कुछ चीजें और बतानी है, लेकिन क्योंकि हमारे पास अभी टाइम सफिशिएंट नहीं है उन चीजों को डिस्कस करने का, तो वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। जितना आज मैंने पढ़ाया उसमें कोई डाउट्स हो तो बोलो। No, sir. तो आप ऐसा करना, पेज नंबर 3.6 के बॉटम तक इसको पढ़ लेना। 3.7 पे आपको जाने की जरूरत नहीं है, वहां पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो मैं कल आपको समझाऊंगा कि बिफोर एवरेजिंग द प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 4 to 5 ईयर्स, वट एवर नंबर ऑफ ईयर्स इज गिवन इन द क्वेश्चन, उन ईयर्स के जो सेपरेटली प्रॉफिट्स या लॉसेस दिए हुए हैं उनको पहले एडजस्ट करते हैं। अगर प्रीवियस ईयर्स में कोई एबनॉर्मल लॉसेस हुए हैं, कोई एबनॉर्मल गेन्स हुए हैं, कोई
नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स हुई हैं, कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स हुई है, जैसे इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, तो वो बिजनेस ऑपरेशन से तो नहीं हुई। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट बिजनेस ऑपरेशन से होने वाली इनकम तो नहीं है ना। नो सर। तो ऐसे आइटम्स को पहले हम उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट या लॉस में पहले इनको एडजस्ट करते हैं। आफ्टर मेकिंग द एडजस्टमेंट्स हम करेक्ट प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं और फिर हम उन करेक्ट प्रॉफिट या लॉसेस की क्या करते हैं, एवरेजिंग करते हैं। बात आ रही है समझ में थोड़ी थोड़ी? यस। तो पहले सर एबनॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल लॉसेस का एडजस्टमेंट क्यों करते हैं? क्योंकि एबनॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल लॉसेस हर साल इनकर नहीं होते बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, ये कभी कभी होते हैं। जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय एक्सीडेंट, लॉस बाय फ्लड, लॉस बाय कोविड, ये हर साल होने वाले लॉसेस थोड़ी ना है, ये तो इंसिडेंटल टू बिजनेस होते हैं, ये बिजनेस में कभी कभी होते हैं, रेयरली होते हैं। तो इन रीजंस की वजह से अगर ऑर्गेनाइजेशन को कुछ एबनॉर्मल प्रॉफिट्स या एबनॉर्मल लॉसेस हुए हैं तो उसके इफेक्ट को हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। पहले उसके इफेक्ट को हम रिमूव करेंगे ताकि हम करेक्ट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करें फ्रॉम द बिजनेस ऑपरेशंस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। उसके बाद जो करेक्ट प्रॉफिट या लॉसेस आएंगे, जिनको हम बोलते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट्स और लॉसेस, उनकी हम एवरेजिंग करके एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं और फिर उस एवरेज प्रॉफिट को हम नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज गिवन इन द क्वेश्चन उससे मल्टीप्लाई करके गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। बोलो क्लियर है? यस। चलो फिर आज के लिए बच्चों इतना ही, हम मिलते हैं कल। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। नाइस ड्रेस।